औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वे डॉक्टर टॉक्स और मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीडियो के अंदर कुछ ख़ास बीमारियां जो कि जानवरों के अंदर पाई जाती हैं और फार्मर के लिए बहुत ही अहम होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मेरी लास्ट जो वीडियो थी जो कि बसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया यानी इसको हम आम लफ्ज़ों में रक्त मूत्रा रेड वाटर डिजीज़ भी कहते थे, जिसके अंदर जो पेशाब है जो यूरिन है जानवर का उसके अंदर खून आना शुरू हो जाता था। तो लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं बसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर कि उसके आने की वजूहात क्या होती थी। तो साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारी जानवरों के अंदर गाय भैंस के अंदर फार्मर जितने भी हैं उनके जो जानवरों के हैं बहुत सारी बीमारियां आती हैं और बहुत सारी बीमारियों के अंदर जो उनमें पेशाब आना शुरू हो जाता है उसमें खून आता है। अब काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनमें पेशाब के अंदर यूरिन के अंदर खून आता है। तो हम किस तरीके से फार्मर किस तरीके से या एक आम आदमी किस तरीके से ये फ़र्क कर सकता है कि कौन सी बीमारी जिसमें पेशाब आ रहा है वो दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है, जिसमें खून के अंदर कह लें खून जो आता है वो यूरिन के अंदर आना शुरू होता है। तो आज हम इसी बारे में 5 बीमारियां हैं जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि गाय भैंस में पाई जाती हैं और सब के अंदर ऑलमोस्ट सब के अंदर कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एक जो बीमारी है वो दूसरी बीमारी से किस तरीके से फ़र्क उनमें आता है, उनमें कौन कौन सी अलामात हैं, किस वजह से वो बीमारी हो जाती है, किन जानवरों में वो होती है, और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता है, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है फिर इससे फ़र्क भी पता चल जाएगा कि फ़लाँ जो बीमारी है उसकी फैलने की वजह ये थी और उसके साथ साथ उसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम सबसे पहले जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस की थी, इसको कहते हैं बसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। बसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके थे। इन्फेक्शियस से मुराद ऐसी बीमारी जो कि किसी ना किसी जरासीम की वजह से फैलती है, ठीक है। तो इसके पीछे जो बैक्टीरिया है जो इसकी बीमारी की वजह बनता है उसका नाम है क्लस्ट्रीडियम हीमोलिटिकम, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि खून के सुरखुलियों की तोड़ फोड़ करता है, उनकी लाइसिस करता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है, वो इस बीमारी की वजह बनता है। इसको कहते हैं क्लस्ट्रीडियम हीमोलिटिकम इन्फेक्शन, यानी कि क्लस्ट्रीडियम की वजह से होने वाली बीमारी। उसके बाद अडल्ट कैटल इन पास्चर, अब वो गायें इससे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं जो कि चरागाह के अंदर चारा चरती हैं और अडल्ट होती हैं, 2 से 2.5 साल उनकी एज होती है, उनके अंदर ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, इस बीमारी के अंदर जो जानवर है उसके अंदर जो अलामात आती हैं उनमें से अलामात ये है कि उसका जो टेम्परेचर है उसको बुखार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कॉलिक, पेट वगैरह के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है इस बीमारी के अंदर। और WBC शो लिकोपीनिया से मुराद ये है कि खून के जो खुलियाँ हैं जिनमें सुर्ख खुलिये भी होते हैं और सफ़ेद खुलिये भी होते हैं, सफ़ेद खुलियों को हम कहते हैं WBC वाइट ब्लड सेल। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि जो WBC हैं जो कि इम्यूनिटी की वजह बनते हैं उनके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से इसको हम लिकोपीनिया भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें हीमोग्लोबिन यूरिया, तो ज़ाहिर बात है कि ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो यूरिन है जो पेशाब है उसके अंदर खून आना शुरू हो जाता है। खून आने की वजह क्या होती है, किस तरीके से ये आगे डिजीज़ कह लें कि जानवर के अंदर अफेक्ट करती है, वो मैंने आपको बता दिया है कि खून कैसे आगे फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस बीमारी के अंदर कौन सी मेडिसिन हमें यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बीमारी के अंदर हम यूज़ करते हैं पेनिसिलिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी यूज़ करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे, एंटी सीरम देते थे, ठीक है। इसके अलावा हमें आयरन सोर्स
देते। जिस तरह मैंने बताया था कि शरबत फलाद होता है इंसानों के अंदर, हम खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन सोर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जानवर के अंदर भी आयरन सोर्स देते हैं। उसके बाद जो दूसरी बीमारी है जिसके अंदर पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं पोस्ट पार्चुरिएंट हीमोग्लोबिन यूरिया। यानी कि नाम से इज़हार है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पार्चुरेशन का मतलब पैदाइश, बच्चे की पैदाइश, बछड़े की पैदाइश, हीमोग्लोबिन यूरिया खून आना पेशाब के अंदर। यानी कि ये ऐसी बीमारी है जो कि गाय के पार्चुरेशन, बच्चे को जन्म देने के बाद अगर खून आना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, बच्चे की पैदाइश के बाद पेशाब के अंदर खून का आना। अब ये किन गाय भैंस के अंदर होती है? ये उन गाय भैंस के अंदर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड होती हैं, हाई यील्ड मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो ज़्यादा दूध की पैदावार की हामिल होती हैं, उनके अंदर ये बीमारी होने के ज़्यादा चांस होते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद। उसके बाद है नो राइज ऑफ टेम्परेचर। अब ये इस ऊपर वाली डिजीज़ से, ऊपर वाली बीमारी से थोड़ा सा फ़र्क ज़ाहिर करता है कि इस बीमारी के अंदर बुखार नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, नो रेड कलर मिल्क। यानी खून के जो है वो दूध के अंदर भी बाज़ कंडीशन में आ जाता है, तो इसके अंदर दूध के अंदर भी खून नहीं आता है, दूध बिल्कुल नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट है लो ब्लड फास्फोरस। अब इसकी वजह ये है कि चारे के अंदर या खुराक के अंदर, बॉडी के अंदर जो फास्फोरस की कमी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फास्फोरस कमी होने की वजह से जो आरबीसीज है वो स्टेबल नहीं रह पाए, उनकी हीमोलाइसिस होना शुरू हो गई है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लो ब्लड फास्फोरस लेवल की वजह से भी ये हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हम इसको देते हैं सोडियम एसिड फास्फेट। सोडियम एसिड फास्फेट इसको हम देंगे और उसकी वजह से उसकी हम कह सकते हैं कि जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। मिल्फून हम कह सकते हैं, फास्टफून एक सिरप आता है, फास्टफून इंजेक्शन, वो भी आप इसको लगा सकते हैं। 15 ml तक फास्टफून जो होता है वो इंजेक्शन होता है, छोटी सी वायल के अंदर होता है, ग्रीन सी वायल होती है, फास्टफून के नाम से ही आता है, वो भी आप जानवर को 15 ml तक लगा सकते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन यूरिया, ज़ाहिर बात है इसकी बीमारी के भी अंदर जो खून है वो आना शुरू हो जाता है यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है बेबीजियोसिस। जो बेबीजियोसिस है ये एक और बीमारी है जो उनसे डिफ़र करेगी कुछ पॉइंट के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी यूरिन के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या है, पास्चर काउ सब, इसमें भी वो गाय जो जानवर जो चारा खुली चरागाह के अंदर चारा चरते हैं, उनके अंदर ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रिक ट्रांसमिट डिजीज़। अब ये जो बीमारी है उनसे डिफर इस तरीके से करती है कि इसमें जो फैलने की वजह है वो चीचड़ है। चीचड़ के ज़रिए ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में आगे फैलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर है इस बीमारी का, जो बीमारी फैलाने की वजह बनता है वो कौन है, वो है चीचड़। इस वजह से इसको हम चिचड़ी बुखार भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचराइज, जैसा कि मैंने अभी चिचड़ी बुखार कहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जानवर जो है उसकी बुखार होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें येलो टू रेड ऑरेंज। ठीक है, येलो रेड टू ऑरेंज हम कह सकते हैं कि जो पेशाब है वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, येलो रेड टू ऑरेंज, यानी कि येलो सा या ऑरेंज रेड कलर का मिक्सचर सा होगा, वो जो पेशाब है उस कलर का आना शुरू हो सकता है। उसके बाद समटाइम्स अबॉर्शन, और अगर बाज़ कंडीशन में जो जानवर है वो गब्बन है, यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस में अबॉर्शन होने के चांस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, पैरासाइट इन ब्लड स्मीयर। अब अगर हम ये तशख़ीस करना चाहते हैं कि क्या इस जानवर के अंदर बीजिया ही है, मतलब टिक की वजह से फैलने वाली बीमारी जो है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस जानवर का ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल को लैब के अंदर स्लाइड के ऊपर कह लें कि स्मीयर बना के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो उससे हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि
ये बीमारी जो है ये बेबीजिया की वजह से होती है, यानी कि टिक की वजह से जो प्रोटोजोआ बेबीजिया है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद थेरेपी के लिए हम इसके लिए डायमीनाजीन एसेचुरेट या डायमीनाजीन इस्तेमाल की जाती है, वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एनाप्लाज्मोसिस। जो एनाप्लाज्मोसिस है ये भी काफ के अंदर, बछड़े के अंदर या जो अडल्ट जो हामल कह लें कि या बालक है 2 से 2.5 साल के अंदर जो गायें अडल्ट हो जाती हैं उनके अंदर ये बीमारी फैल सकती है। ट्रिक ट्रांसमिशन ये भी दूसरे तरीके से है कि चीचड़ इसमें बीमारी को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जॉइंटस हो जाती है, यानी कि ब्लड की कमी होना शुरू हो जाती है। जो लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, आरबीसीज नहीं पाता, जिसकी वजह से जो खून की कमी होना शुरू हो जाती है। और जो स्किन है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आँखों के अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जो कि गीली सी होती है, सिर्फ हमारे माउथ के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो भी गीली सी होती है। अगर नॉर्मल हाथ देखा जाए तो ये पिंक कलर की होती है, गुलाबी कलर की। लेकिन अगर जिस तरह इंसानों के अंदर भी ज़रकान हो जाता है तो इंसान की जो स्किन है, जो जल्द है वो पीली पीली पड़ना शुरू हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं। इसी तरीके से जानवरों के अंदर भी जब ये हीमोग्लोबिन यूरिया यानी कि एनाप्लाज्मोसिस की बीमारी होती है तो उसकी जो आँखों की मेम्ब्रेन है, उसके माउथ के अंदर जो मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा स्किन का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इन चीज़ों से म्यूकस मेम्ब्रेन से हम देख सकते हैं उसमें ब्लड की कमी होना शुरू हो जाएगी, वो वाइट से नज़र आना शुरू हो जाती है। उसके बाद पैरासाइट इन ब्लड्स में उसी तरीके से अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है ये वाकई ही एनाप्लाज्मोसिस है तो हम क्या करेंगे, उस जानवर का ब्लड सैंपल लेंगे। ब्लड सैंपल को हम लैब के अंदर स्मीयर बनाएंगे साइड के ऊपर, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाकई ही एनाप्लाज्मोसिस की बीमारी है। और इसके अंदर हम जो इंजेक्शन वगैरह जो यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, या इसमें भी डायमीनाजीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास बीमारी की तरफ। लास जो बीमारी है इसको हम कहते हैं लेप्टोस्पायरोसिस। जो लेप्टोस्पायरोसिस है ये भी खुली चरागाह के अंदर चरने वाले जानवरों के अंदर ये पाई जाती है। उसमें असल वजह ये होती है कि वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वहाँ पाई जाती हैं। इसके अंदर टेम्परेचर राइज, इसके अंदर भी क्या होता है कि बुखार होना शुरू हो जाता है, जानवर को उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें भी अबॉर्शन हो सकता है, गब्बर जानवर है तो उसमें बच्चे हमल गिरा देगा, उसका बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, बच्चे की डेथ हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि जो बर्थ होगी वो टाइम से पहले हो जाएगा। और मोस्टली अगर इमैच्योर हो जाए, मतलब अभी 7 माह से पहले होगा तो उस कंडीशन में बच्चे की डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो अबॉर्शन हो सकता है। इस बीमारी के अंदर जो मिल्क होगा, जो दूध होगा वो सुर्ख रंग का आना शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर भी खून आना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इस बीमारी के लिए भी हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो एंटीबायोटिक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम इनको ओवरव्यू दें तो ओवरव्यू हम दे सकते हैं कि वो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली बीमारी है। ये पैदाइश के बाद फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ये टिक की वजह से फैलती है, बेबीजिया की वजह से। ये एनाप्लाज्मोसिस ये भी टिक की वजह से फैलती है। और इसका अगर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं ये भी लेप्टोस्पायरोसिस है, ये भी इन्फेक्शियस बीमारी होती है। और ये भी मोस्टली उन गाय के अंदर पाई जाती है जो कि कह लें कि चरागाह के अंदर खुराक खाती हैं, चारा खाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जानना फार्मर के लिए और एक जो जानवर रखने वाला ऑनर है, उस मालिक है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी जिसमें पेशाब में खून आ रहा है कि ये दूसरों से कैसे डिफरेंट है। क्योंकि आम कंडीशन के अंदर जो फार्मर होते हैं, जो एक आम फार्मर है जिसको इस चीज़ का नहीं पता, तो वो हर कंडीशन को एक जैसे ही समझता है। भी खून आ रहा है पेशाब के अंदर, इसको सरकन हो गई है, इसको रतमूत्रा हो गया है। रतमूत्रा तो ठीक है, लेकिन हर एक बीमारी के लिए हम डिफरेंट किस्म की मेडिसिन यूज करते हैं, और हर एक जो बीमारी है उसकी अलामत दूसरे से कुछ हद तक डिफरेंट होती है। कोई एक आध जो साइन है, जो अलामत हैं वो बाकी से मिलती जुलती हो सकती है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी वही है, लेकिन बाकी
बाकी अगर हम तफसील से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है, तफसील से डिस्कस करने से, देखने से अलामात, ये बीमारी वो नहीं है बल्कि उस जैसी इसमें 1 या 2 अलामात पाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से आपकी फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते रहेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसलिए आपको चाहिए, अगर मेरे आप चैनल को लाइक करते, सब्सक्राइब करते हैं और आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, आपकी मदद करती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और इंशाअल्लाह मैं इसी तरीके से और मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपकी जो है वो हेल्प होती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।